स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी की 10th क्लास में अपने फोर्थ वीडियो इट मीन्स फोर्थ क्लास में एसएसटी से रिलेटेड सिविक्स से रिलेटेड लेसन 6 स्टडी करेंगे। लेसन 6 का रेस्ट पार्ट एंड फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेसन 6 का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट अपने फोर्थ वीडियो में, लास्ट वीडियो इट मीन्स लास्ट क्लास में। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारे इंडिया में फाइनल अथॉरिटी जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट की पूरी हेड जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग इन चीफ जस्टिस was increased to 31 in the year 2008। 2008 में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे उनकी जो टोटल जो नंबर थे उनके 31 थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये बढ़ गए। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन कॉन्टेक्स्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एडवाइस ले सकता है अदर जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस से एडवाइस ले सकता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है और चीफ जस्टिस से रिलेटेड जो भी एडवाइस लेनी होती है वो दूसरे जजेस से वो ले सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, सबसे पहले ही और शुड बी, ही एंड शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव वर्कड एज ए जज इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, हाई कोर्ट में वर्क किया हुआ होना चाहिए। एंड 2 या मोर देन 2 कोर्ट्स, या फिर हाई कोर्ट में अगर वर्क किया हुआ नहीं हो, हाई कोर्ट से एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स 2 या ज़्यादा कोर्ट से जो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये लगातार एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए। ही और शुड बी एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट और अदर कोर्ट फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, या फिर 10 ईयर्स की लॉयरशिप गेन की भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए या तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर हाई कोर्ट से एक्सपीरियंस होल्डर जजेस होना चाहिए। हाई कोर्ट नहीं तो सबॉर्डिनेट कोर्ट से 2 या मोर देन 2 कोर्ट से होना चाहिए एक्सपीरियंस होल्डर, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट लॉयरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का। फिर अब हमारा आ जाता है एग्जीक्यूटिव एंड द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर क्या होता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होती है उनकी एज होती है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स से पहले अगर कोई मिसकंडक्ट करे या इनकैपेबल हो तो उसे उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। दोनों और रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करती है, उसके लिए उसे 2/3 मेजोरिटी की नीड होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1 लाख होती है और जो अदर जजेस होती हैं उनकी 90,000 होती है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, इसके थ्रू वो पूरी तरह से अपनी पावर को अनलिमिट यूज़ नहीं कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस पे जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, ए पर्सन हु हैज़ रिमेन्ड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक पर्सन अपनी पोस्ट पे तब तक बना रहता है इन प्रैक्टिस, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद में एक पर्सन अपनी पोस्ट पे बना है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में अगर वो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है तो वो किसी भी दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है उसके बाद में वो किसी भी अपने कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है
jurisdiction powers and functions of the Supreme Court. जुरिस्डिक्शन पावर इट मीन जस्टिस से रिलेटेड पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इमेंस पावर होती है। इमेंस पावर इट मीन्स बहुत सारी पावर्स। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को भी हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसे मैटर जो जस्टिस से रिलेटेड होते हैं और वो मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ऐसे कौन से मैटर होते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है, कोई दूसरा कोर्ट हियर नहीं कर सकता है। सबसे पहला हमारा आ जाता है या तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, तो ऐसे मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो, तो वो मैटर भी केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। या फिर 2 या मोर देन टेरिटरीज के बीच में डिस्प्यूट हो, तो वो मैटर भी केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हमारा आ जाता है ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में आ जाता है कि जो हाई कोर्ट भी हियर कर सकता है जो मैटर, और जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी हियर हो सकते हैं, वो आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब ही होता है बोथ। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन में तो केवल मैटर सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है, जबकि ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में वो मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में भी हियर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी हियर कर सकते हैं, तो वो मैटर ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में आते हैं। सबसे पहले मैटर हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अपील करना, इट मीन्स रिक्वेस्ट करना, आगे बढ़ाना केस को। अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी हमारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला हमारा पार्ट है अपीलेट जुरिस्डिक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड मैटर है अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है। फिर हमारा हाई कोर्ट प्रूव्स इफ द हाई कोर्ट प्रूव्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैटर is gaining the law interpreting the constitution is given to a dispute। अगर कोई मैटर हाई कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का है या फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को डिस्क्राइब करना है, तो वो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिविल मैटर। सिविल मैटर में सबसे पहला हमारा आ जाता है सिविल से रिलेटेड क्या होता है। सिविल से रिलेटेड हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सिविल इन द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बिगनिंग में प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है ओनली सच केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट कुड बी हियर्ड इन विच द डिस्प्यूट अमाउंट इज मोर देन 20,000 रुपीज़। पहले ये प्रोविज़न था कि केवल जो 20,000 से रिलेटेड मैटर थे फ्रॉम द हाई कोर्ट हियर्ड भी, हाई कोर्ट से कहाँ जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे केवल ₹20,000 के मैटर। लेकिन 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग जो ये मनी के बाउंडेशन थी कि केवल 20,000 के मैटर ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इस बाउंडेशन को, इस लिमिट को पूरी तरह से हटा लिया। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द लिमिट, ये पूरी तरह से हैव बीन रिमूव, ये पूरी तरह से लिमिट को हटा लिया। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में इंटरप्रिटेटिंग, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन करना हो, तो वो मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर हमारा है सिविल। कोई मैटर पहले ये प्रोविज़न था कि हाई कोर्ट से वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं जो मैटर 20,000 से रिलेटेड हो। लेकिन अब 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न हटा दिया और मनी का प्रोविज़न हटा के सारे मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रिमिनल।